Hello and welcome, dear students. Today is the second lecture of lecture series Assistant Registrar Cooperative Societies. और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है नीड और ऑरिजिन। ज़रूरत क्या थी कोऑपरेटिव्स की दुनिया में, ऑरिजिन क्या था उनका, कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ से ओरिजिनेट हुए, और डेवलपमेंट उनकी फिर जब ओरिजिनेट हुए उसके बाद धीरे धीरे करके किस तरह से कोऑपरेटिव्स डेवलप हुए दुनिया में, और इनकी डेवलपमेंट के साथ ही आगे कोऑपरेटिव मूवमेंट भी चली, वो भी आगे हम देखेंगे। अभी एक नज़र दौड़ाते हैं सिलेबस पे। ये देखिए आप यहाँ पे हेयर मेंशन करा हुआ है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कॉप, तो यानी कि हिस्ट्री के मुताबिक क्या नीड रही, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या नीड थी उस टाइम कोऑपरेटिव्स की, एक तो ये हमें पढ़ना है। और हिस्टोरिकली ओरिजिनेट कहाँ पे हुई, क्या इनका ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट हुआ, और डेवलपमेंट ओरिजिनेट होने के बाद ये धीरे धीरे कैसे आगे इन्होंने स्पीड अप किया, रफ्तार पकड़ी और डेवलप होते गए। तो अभी के लिए हम लोग ये दो कंप्लीट करते हैं। अब पिछले टाइम हमने कोऑपरेटिव्स प्रिंसिपल्स वगैरह उसमें कवर करा हुआ था, बहुत पोर्शन उसका कुछ है, वो आज कंप्लीट करेंगे और ओरिजिन और डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। आइंदा आने वाले एक या दो लेक्चर्स में ये कंप्लीट हो जाएगा, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द कोऑपरेटिव मूवमेंट। आज देखते हैं इसके कंटेंट्स, यही ओरिजिन, नीड, कोऑपरेटिव्स की, कोऑपरेटिव मूवमेंट की, और ये जो इसमें रह गया था आईसीए एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कहाँ पे हेड क्वार्टर्ड है, और जो प्रिंसिपल्स है उनकी सब कमिटीज़ के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें से। ये पुराने वाले में से ही मैंने दिखाया हुआ है। फिर लेक्चर फर्स्ट ये इसमें सब कमिटीज़ वगैरह हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। देन प्रिंसिपल्स कब कब अमेंड हुए या कब इनका अपडेट हुआ, फिर कॉपरेशन कूप स्टे वगैरह। कुछ पॉइंट्स हैं इसमें जो हमने डिस्कस नहीं किए हैं, वर्ल्ड कॉपरेशन डे, वर्ल्ड कॉपरेटिव मॉनिटर, इसी तरह से इफ़को वगैरह। फिर इसमें हम स्टार्ट करेंगे आज। ये मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है जिसमें आप देख सकते हो क्रोनोलॉजिकली डेट वाइज मैंने सिक्वेंशली दिखाया हुआ है कहाँ से ये ओरिजिनेट हुई, स्टार्ट कहाँ से हुई, फिर धीरे धीरे इन्होंने रफ्तार पकड़ के डेवलप कैसे होने लग गई, कौन कौन सी सोसाइटीज़ आने लगी, जहाँ तक हम आज कंप्लीट करेंगे अंटिल रॉचडेल्स सोसाइटी ऑफ इक्विटेबल पॉइनेयर्स तक, जहाँ से कि रॉचडेल्स प्रिंसिपल्स लिए गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम आइंदा एक या दो लेक्चर्स में ये कंप्लीट करके फिर इंडियन हिस्ट्री की ओर मूव करेंगे। इसमें हमें दोनों ही पढ़ने हैं, वर्ल्ड में भी, उसके बाद इंडिया में कैसे आए। जैसे पिछले टाइम मैंने बोला था वर्ल्ड में, तो हम आज देखेंगे इंडिया में। मैंने बोला था 1904 में एज क्रेडिट सोसाइटीज़ आई थी कि फार्मर्स को ये लोन वगैरह देते थे। इसी तरह से फिर जम्मू कश्मीर में कैसे आई वो भी जानना है। जम्मू कश्मीर में एज इन 1914 में ये क्रेडिट सोसाइटीज़ ही आई एज क्रेडिट सोसाइटीज़, और किन्होंने इंट्रोड्यूस करा, महाराजा प्रताप सिंह। और इसका कॉन्स्टिट्यूशनली पॉलिटिकली जो स्टेटस है वो ये है कि 97th अमेंडमेंट के साथ आर्टिकल 19 क्लॉज फर्स्ट सब क्लॉज सी में क्या हुआ था, दो वर्ड्स जोड़ दिए गए थे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और इसी के साथ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। DPSP's डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी आर्टिकल 43B के मुताबिक यहाँ पर स्टेट को ये इंश्योर करना है कि वो प्रमोट करे फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, उनका प्रमोशन वगैरह इसी के अंडर आता है। कभी क्वेश्चन आ सकता है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कम्स अंडर, फिर नीचे दिया हो सकता है आर्टिकल 43B DPSP या कुछ ऐसे। यू शुड बी नोइंग दीज थिंग्स। एंड देन मैंने कहा था कि फादर इसके है कोऑपरेटिव मूवमेंट के रॉबर्ट ओवन, ठीक है, वेल्स के रहने वाले थे, एक कॉटन ट्रेडर थे, इन्होंने ही स्टार्ट करा था। एम्प्लॉयज़ के लिए भी ये बहुत सोचते थे, ये सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड ही नहीं थे बल्कि कम्युनिटी ओरिएंटेड भी थे, ये उनको वापस सर्व भी करना चाहते थे। तो इनकी वजह से कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है दुनिया में वजूद में आई, और इनको कोऑपरेटिव मूवमेंट का फादर बोला जाता है, कि इनको रॉबर्ट ओवन को, रिमेंबर दिस थिंग। आगे हमारे जो फर्स्ट लेक्चर में कुछ पॉइंट्स रह गए थे वो ये हैं ICA। मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बता दिया और प्रिंसिपल्स के बारे में भी बता दिया, लेकिन वो जो प्रिंसिपल्स हैं जिस पर कोऑपरेटिव्स काम करती हैं, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस उनको फॉर्मुलेट करती हैं, बनाती हैं, या उनको एक्सट्रैक्ट करती हैं, या उनको चेंज करती है, अपडेट करती हैं। कौन? ICA।
इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, इसका फुल फॉर्म भी याद रखें। ये जो है आप मान लीजिए, मैं ऐसे सिखाती हूँ, आपको समझाती हूँ, ये एक एक्चुअली यूनियन है। मान लीजिए ये रीजन फर्स्ट है, ये रीजन सेकंड है, रीजन थर्ड एंड रीजन फोर्थ। ओके, तो रीजन वन ने अपनी एक यूनियन बना ली, यूनियन फर्स्ट। रीजन टू ने अपनी दूसरी यूनियन बना ली, यूनियन सेकेंड। रीजन थ्री ने यूनियन थर्ड बना ली, और इसने यूनियन फोर्थ बना ली। अलग अलग रीजन्स हैं, मान लीजिए अलग अलग स्टेट्स हैं। तो उन्होंने क्या काम करा, अब जो रीजनल यहाँ पर यूनियंस बन गई, ये रीजनल यूनियंस बन गई, ये आपस में अब यूनियंस बनाएंगी। मान लीजिए इसने ये नेशनल लेवल यूनियंस बनाएंगी, नेशनल लेवल फर्स्ट यूनियन, और इन्होंने नेशनल लेवल सेकंड यूनियन बना ली। ठीक है, अब जो ये नेशनल लेवल पे ये दो यूनियंस बन गई, ये क्या काम करेंगी, ये काम करेंगी, ये आपस में अब एक इंटरनेशनल यूनियन बनाएंगे। और यही इंटरनेशनल यूनियन जो है वो है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। और ये अगर आप देखेंगे ना, फ्रॉम बॉटम टू टॉप अप्रोच अगर आप समझेंगे, ये इंटरनेशनल यूनियन कैसे बनी, नेशनल यूनियंस को मिलाकर, नेशनल यूनियंस कैसे बनी, रीजनल यूनियंस को मिलाकर। तो ये असल में इन सब को रिप्रेजेंट करती है, रीजन्स को, नेशंस को, इन सब को, नेशन लेवल कोऑपरेटिव्स को, रीजनल लेवल कोऑपरेटिव्स को, इन सब को ये ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट करती है, इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करती है। तो यही होता है इंटरनेशनल यूनियन। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे एक कोऑपरेटिव यूनियन है जो रिप्रेजेंट करती हैं वर्ल्ड वाइड कोऑपरेटिव्स को, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, और कोऑपरेटिव मूवमेंट जो कि पूरी दुनिया में चल रही है उसको। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, याद रखें। और अभी के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर एरियल ग्वारको, जो कि इलेक्ट हुए थे 2017 में, अंटिल अप टू 2021 इनका टर्म है। ये जो डॉक्टर एरियल ग्वारको है वो खुद अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। आगे समझते हैं जो प्रिंसिपल्स अब आईसीए दे रहा है, या प्रिंसिपल्स जो फॉर्मुलेट करता है, बनाता है, जिसके बेसिस पर कोऑपरेटिव्स काम करते हैं। तो कहाँ से वो लिए गए थे, एक्चुअली हमने ये लिए गए थे रॉचडेल सोसाइटी से, जिनको हम रॉचडेल प्रिंसिपल्स बोलते हैं। आगे हमें इसके बारे में पढ़ना है, मैं डिटेल में बताऊंगी। अभी के लिए याद रखते हैं जो रॉचडेल सोसाइटी 1844 में आई थी, वो कुछ प्रिंसिपल्स पे काम करती थी, और उन्हीं प्रिंसिपल्स को हम कहते हैं रॉचडेल प्रिंसिपल्स। और आईसीए ने क्या करा था कि टाइम टू टाइम कमिटीज़ बिठाई थी। यहाँ पे देख लीजिए आप, सब कमेटी पहली 1934 में आई। ये एक कमेटी बिठाई गई जिसमें क्या करा गया, रॉचडेल प्रिंसिपल्स जो थे उनको मतलब उनको रीड करने के लिए, उनको रिव्यू करने के लिए, उसमें से एक्सट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स जो कि ओवरऑल वर्ल्ड वाइड सब कोऑपरेटिव्स पर अप्लाई हो। फॉर एग्जांपल इसमें हम मान लेते हैं वॉलंटरी एसोसिएशन, ओपन मेंबरशिप। ठीक है, वॉलंटरी एसोसिएशन तो हर जगह ही है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हर जगह वॉलंटरी एसोसिएशन है, अपनी मर्जी से लोग ज्वाइन करते हैं। ओपन मेंबरशिप है, बिना किसी रिलीजन, पॉलिटिकल इंक्लिनेशन के इसमें कोई भी मेंबरशिप ले सकता है, मेंबरशिप सबके लिए ओपन है। तो ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स को निकाल के, एक्सट्रैक्ट करके, फिर जो वर्ल्ड वाइड कोऑपरेटिव्स पे अप्लाई हो, उसके लिए एक सब कमेटी 1934 में बिठाई गई, जिन्होंने फाइनली अपनी रिपोर्ट दी। और 1937 में हमारे पास पहले फर्स्ट जो आईसीए ने जो दिए वर्ल्ड वाइड जो अप्लाई हुए प्रिंसिपल्स, वो 1937 में थे। फिर उसके बाद 1937 के बाद ओबियसली टाइम्स चेंज, तो हमें अपडेट करते रहना पड़ता है चीज़ों को। फिर से सब कमेटी बिठाई गई 1964 में। ये थे डीजी कार्वे। ओके, तो ये जो थे असल में ये एक प्रोफेसर भी थे, इनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी, ख़ुसूसतन इनका कंट्रीब्यूशन रह चुका है कोऑपरेटिव मूवमेंट में। यहाँ तक कि इनका ये डेप्यूटी गवर्नर भी रह चुके हैं आरबीआई के 1962 से लेकर 1964 तक। ओके, तो ये एज डेप्यूटी गवर्नर भी इन्होंने सर्व किया है आरबीआई में। यही जो थे, इसको कार्वे कमेटी भी कहते हैं, ये जो 1964 में हुई थी। और इन्होंने रिव्यू किया इन प्रिंसिपल्स को, और उसमें से कुछ जो प्रिंसिपल्स फाइनली थे वो दिए इन्होंने 1966 में, जो उनको लगा अपडेट वगैरह करके, एडिशन सब्ट्रैक्शन करके, तो 1966 में इन्होंने नए प्रिंसिपल्स दे दिए। पहले 1844 में थे
रॉचडेल सोसाइटी 1844 में यूज़ करती थी अपने प्रिंसिपल्स को, वहाँ से निकाले गए। 1934 में कमेटी बिठाई गई, इनको स्टडी करा गया रॉचडेल प्रिंसिपल्स को, वहाँ से कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स निकाले गए और 1937 में वो प्रिंसिपल्स आए जिन पर कोऑपरेटिव्स काम करती रही। 1937 के प्रिंसिपल्स को फिर रिव्यू करने के लिए, अपडेट करने के लिए और एक कमेटी बिठाई गई 1964 में, और इसको डीजी कार्वे कमेटी भी कहते हैं। तो डीजी कार्वे इसके हेड थे, उन्होंने 1966 में रिपोर्ट दे दी और प्रिंसिपल्स आ गए। देन मैनचेस्टर डिक्लेरेशन फाइनल हुआ 1995 में। अभी तक भी 1995 के ही अपडेटेड प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं। अगर आप जेके कोऑपरेटिव्स की ऑफिशियल साइट पर भी जाएंगे तो आपको यही मिलेगा, मैनचेस्टर डिक्लेरेशन 1995 के ICA प्रिंसिपल्स। ओके, तो जो लेटेस्ट है वो 1995 है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। रिमेंबर दिस, कभी क्वेश्चन आ सकता है, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आए 1966 के प्रिंसिपल्स जो फॉर्मुलेट हुए थे ICA के तौर पर, उसकी जो सब कमेटी थी वो कब बिठाएगी, तो आपको याद पता होना चाहिए 1964। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। लेट्स मूव ऑन। ये तो रहा कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। अब और कुछ पॉइंट्स रह चुके हैं इसमें, वो ये हैं कि इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स कब मनाया जाता है। इसका डेट है 3 जुलाई, और इस साल भी जुलाई 3, 2021 को ये मनाया गया था। और थीम आपको इसकी याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है ये, रिबिल्ड बेटर टुगेदर। सो ये इम्पॉर्टेंट है। एंड देन और एक पॉइंट ये है कि वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर जो है वो क्या है। अब ये समझते हैं, वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर जो है ये एक एनुअल रिपोर्ट है। जैसे अगर आप पिछले लेक्चर्स भी देखेंगे जिनमें मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ाया हुआ है, ऐसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह कौन लॉन्च करता है, वर्ल्ड बैंक वगैरह ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, तो इसी तरह से वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर भी एक रिपोर्ट है, एक एनुअल रिपोर्ट है, हर साल रिलीज़ करी जाती हैं। 2020 की रिलीज़ हो चुकी हैं सितंबर 2020 को ही, तो अभी 2021 की पेंडिंग है। हो सकता है इस एक्सपेक्टेड इन सितंबर 2021, अभी नहीं आई है, तब तक के लिए हम 2020 की रिपोर्ट को ही अपडेटेड मानेंगे। सो वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर जो है कौन लॉन्च करता है, 2 ऑर्गेनाइजेशंस, एक तो ICA इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, और दूसरी URCSE यानी कि यूरोपियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन कोऑपरेटिव एंड सोशल एंटरप्राइजेस। ओके, रिमेंबर दिस, ये वाला ICA एंड यूरोपियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन कोऑपरेटिव एंड सोशल एंटरप्राइजेस, ये 2 मिलकर इस रिपोर्ट को निकालते हैं। अब ये रिपोर्ट है क्या एक्चुअली, पहली बार तो 2012 में लॉन्च हुई थी। ये जो है ये वर्ल्ड के 300 टॉप कोऑपरेटिव्स का लिस्ट निकालती है हर साल, और इस साल 2020 के लिस्ट में जिन्होंने टॉप करा है वो है IFFCO, इंडिया की है कोऑपरेटिव। इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड। ये जो है कोऑपरेटिव, ये एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइज़र्स यानी कि फर्टिलाइज़र्स को बनाती हैं एंड मार्केटिंग ऑफ फर्टिलाइज़र्स के साथ डील करती है। फिर बनाने के बाद उसको मार्केटिंग वगैरह जो भी होता है वो सब यही IFFCO ही हैंडल करता है। इंडिया की भी लार्जेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी IFFCO ही है, एंड सेकेंड इज़ देन अमूल यानी कि GCMMF। और इनफैक्ट जो वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर की रिपोर्ट है उसमें टॉप 300 में से फर्स्ट IFFCO है और सेकंड GCMMF ही है, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, जो अमूल के पीछे काम कर रही हैं कोऑपरेटिव, वो सेकंड नंबर पे आई हुई है। ठीक है, और एक चीज़ है इसमें और एक पॉइंट कि 65th रैंक है इसका IFFCO का, लेकिन किस में, इन ओवरऑल टर्नओवर के हिसाब से इसका 65th रैंक था। पिछले टाइम इसका रैंक जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में था वो 125th था। अभी इन्होंने इम्प्रूव करा है ओवरऑल टर्नओवर यानी कि प्रॉफिट्स वगैरह सरप्लस जो भी इसमें आता है उसमें ये बढ़ चुके हैं, तो 65th अब ये ऑल ओवर इसका रैंक आ चुका है इन ऑल ओवर टर्नओवर में। वैसे इन द टॉप 300 कोऑपरेटिव्स में फर्स्ट रैंक पे है। देन ये तो हो गया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कूप्स डे, IFFCO, ICA वगैरह जो भी आपको जानना था वो हो गया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का ऑफिशियली जो हमें पढ़ना है वो है हिस्ट्री एंड ओरिजिन और इसकी नीड क्या थी कोऑपरेटिव्स की। तो ये देखिए यहाँ पर एक फ्लो चार्ट है जिसे मैंने क्रोनोलॉजिकली यानी कि डेट वाइज दिखाया है एक के बाद एक, और फ्लो भी दिखाया है कि स्टार्ट कहाँ से हुआ
ऑफिशियली फिर स्टार्ट कहाँ से हुआ एंड देन डेवलपमेंट कैसे हुई, टाइम टू टाइम कौन से डेट पर कौन सी कोऑपरेटिव प्रोमिनेंट आती गई, और फाइनली जो बहुत प्रोमिनेंट बहुत सक्सेसफुल सोसाइटी आई वो थी रॉचडेल सोसाइटी ऑफ इक्विटेबल पायनियर्स 1844। आज जहाँ तक हम कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट टाइम विल टेक अप द जर्मनी एंड फ्रांस पार्ट। तो चलिए फ़िलहाल आज का हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। 1498 में क्या हुआ था? 1498 में एक सोसाइटी आई हुई थी, शोर पॉटर्स सोसाइटी, एबरडीन स्कॉटलैंड में आई हुई थी। और इनका मानना है कि अभी अभी इनके जो हेड्स वगैरह वैसे तो कह रहे कि 1100s में ही आई थी, लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। सो वी डोंट टेक 1100s एज इट्स डेट, हम इसका डेट 1498 ही लेते हैं। लेकिन ये जो शोर पॉटर्स सोसाइटी है, इसके एज सच कुछ रिकॉर्ड्स, रिटन रिकॉर्ड्स, ऐसे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं है। फिर आई 1761 में फैनविक वीवर्स, उसके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है, उसके बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। तो एक्चुअली वहाँ से हम ज़्यादातर मानते हैं कि कोऑपरेटिव्स का जो ओरिजिन था, जो स्टार्ट पॉइंट जो था, एक्चुअली यहाँ से ही मानते, क्योंकि इसके हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स हैं। वी हैव इनफ ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स फॉर फैनविक वीवर्स सोसाइटी एंड फैनविक कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स। तो ये पहली वाली जो थी 1498 में, सॉरी, इट वॉज शोर पॉटर्स सोसाइटी। शोर यानी कि जैसे सी शोर वगैरह, पोर्टर्स मतलब जो पोर्ट करते हैं चीज़ों को, जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता था, सी शिप्स, बोट्स वगैरह जो कार्गो ले आते थे शोर तक, तो वहाँ पे हार्बर तक, वहाँ पर जो पोर्टर्स थे वो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। ऐसे पोर्टर्स ने आपस में एक एसोसिएशन बना ली थी और उसका एक नाम रख लिया था शोर पॉटर सोसाइटी, एबरडीन स्कॉटलैंड में 1498 में। तो उसके बाद 1761 में एक प्रोमिनेंट सोसाइटी आई थी, फैनविक वीवर्स सोसाइटी। फैनविक वीवर्स एज द नेम सजेस्ट्स, वीवर्स यानी कि एक प्रोफेशनल एसोसिएशन थी वीवर्स की। हम भी बोलते हैं 1 और 1 11, या 1 से भले 2। अच्छा होता है जब हम आपस में एक ही काम, सेम काम कर रहे हो, तो एक साथ ही अगर करेंगे, रिसोर्सेज भी पूल हो जाते हैं, खर्चा भी कम हो जाता है और काम भी इफेक्टिव हो जाता है, हेल्प भी हो जाती है एक दूसरे की। तो इसको ध्यान में रख के इन्होंने एक एसोसिएशन बना ली थी आपस में। और फिर इन्होंने क्या करा था, तो ये पहले एक एसोसिएशन थी, प्रोफेशनल एसोसिएशन। फिर 1769 में इसी के मेंबर्स ने फॉर्म करी कंज्यूमर कोऑपरेटिव। कंज्यूमर कोऑपरेटिव जैसे कंज्यूमर्स को जो कुछ चीज़ें बेचते हैं, खाने वाने सामान की, तो इन्होंने ही, इनके मेंबर्स ने ही रिसोर्सेज पूल करके फिर फाइनली एक ओट मिल का सैक ले लिया था और उसको ये बेचने लग गए डिस्काउंटेड रेट पे। तो इस तरह से इसका फैनविक कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो वजूद में आई 1769 में। तो ये रही 17 की बात। फिर आते हैं 18 में क्या हुआ कि 1812 में एक प्रोमिनेंट सोसाइटी है जिसका नाम था लिनक्स टाउन फ्रेंडली विक्टुअलिंग सोसाइटी। विक्टुअलिंग होता है फूड आइटम्स वगैरह की जो होती है ना, स्टोर्स, तो इसलिए इसका नाम ही था विक्टुअलिंग सोसाइटी। तो इट वाज एक्चुअली डीलिंग विद द आइटम्स, फूड आइटम्स, कंज्यूम आइटम। जैसे इसका अगर आप देखेंगे ना, नेट पर भी अगर सर्च करेंगे लिनक्स टाउन फ्रेंडली सोसाइटी का पुराना बैनर, तो उसमें आपको लिखा मिलेगा प्रोवाइड नेसेसिटीज़ एट चीप रेट्स, ग्रॉसरीज, बेकर्स, ड्रेपर्स, जनरल मर्चेंट्स। तो नाम से ही पता चलता है, ग्रॉसर्स थे, बेकर्स थे, इसमें ड्रेपर्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ों में वो डील करते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, इट्स 1839 में गाला शील्ड्स एंड हेविक, ये भी एक कंज्यूमर सोसाइटी थी, ठीक है। तो ये भी इसी तरह से कंज्यूमर कोऑपरेटिव ही बनी। ये भी कंज्यूमर कोऑपरेटिव थी 1812 में। कौन सी थी? लिनक्स टाउन। एंड देन 1839 में गाला शील्ड्स एंड हेविक। ओके, तो इसी तरह से 1830s तक बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव्स बनते रहे, हंड्रेड्स ऑफ कोऑपरेटिव्स बने। लेकिन क्या हुआ कि ऑल ऑफ देम वर नॉट सक्सेसफुल, इन फैक्ट मोस्ट ऑफ देम फेल्ड। उनमें से बहुत कम ही ऐसे प्रोमिनेंट सोसाइटीज़ रही जो थोड़ा सा सक्सेसफुल हो पाए, जो थोड़ा एक्सेल कर पाए या सस्टेन कर पाए मार्केट प्रेशर्स को, बाकी सब चीज़ों को, क्राइसिस को, उन सब चीज़ों को, उन ऑड्स को लड़के वो आगे बढ़ पाए। आमतौर पे बहुत ज़्यादा जितने भी कोऑपरेटिव्स, हंड्रेड्स ऑफ कोऑपरेटिव्स बने हुए थे, मोस्ट ऑफ देम फेल्ड। तो 1840 तक आते आते तो ज़्यादा ही उनमें से बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फेल हो चुकी थी। देन और फिर क्या हुआ कि एक टर्निंग पॉइंट आया 1844 में आई रॉचडेल्स इक्विटेबल पाइनर सोसाइटी, ठीक है। तो रॉचडेल
यूके में एक जगह है नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड। तो वहाँ पर क्या किया, 28 बंदों ने, एक्चुअली इनिशियली 13 बंदे एसोसिएट हुए, देन जब फाइनली प्रोफेशनल इन्होंने स्टार्ट करा तो 28 मेंबर्स थे इसके। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आपको 28 ही मेंशन करना है। ओके, द फाइनल स्कोर जो इनका लास्ट का स्कोर था वो था 28 मेंबर्स। तो उन्होंने क्या किया, आपस में अपने रिसोर्सेज पूल किए, सेविंग्स वगैरह डाल के कुछ आइटम्स को ख़रीदा और उनको उनमें डील करने लग गए। एक ऐसी सोसाइटी बनाई जहाँ पर जो है जो एम्प्लॉयज़, जो काम करने वाले हैं, वर्कर्स हैं, उनके लिए थोड़ा सा रीज़नेबल रेट पर अवेलेबल हो पाए खाना, शुगर, फ्लोर, ओट मील, क्योंकि ये इनके पहले 4 आइटम्स थे जिनमें ये डील कर रहे थे, शुगर, फ्लोर, ओट मील एंड बटर। तो इन सब चीज़ों को वो थोड़ा रीज़नेबल रेट पर ख़रीद सके। इशू ये था कि उन दिनों ऑब्वियसली पैसा तो कम ही हो गया था, बिकॉज़ जो वर्कर्स की कंडीशन थी ना बहुत ख़राब थी। वर्कर्स को बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता था लेकिन उनके वेज कम होते थे। जब उनके पास वेज कम है तो उनकी अफोर्डेबिलिटी ऑब्वियसली कम ही है, तो वो ख़रीद भी सकते हैं। अगर 4 आइटम्स हैं तो उनके वेज कम है, वो 2 ही ख़रीद सकते हैं। अब अगर ये 2 भी महंगे हो तो इनमें से भी ये 1 ही ख़रीद सकते हैं, क्योंकि पैसा उनके पास लिमिटेड है। तो इसलिए उन पर जो रेट्स होती है, प्राइसेस होते हैं, बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। सो उनकी अफोर्डेबिलिटी, जब इनको रीज़नेबल रेट्स पर क्वालिटी मटेरियल मिलने लग गया, डिस्काउंटेड रेट्स पर मिलने लग गया, तो ये एक की जगह 2 चीज़ें ख़रीद पा रहे थे, 2 की जगह 3 चीज़ें ख़रीद पा रहे थे। तो इनकी अफोर्डेबिलिटी जो थी वो इंक्रीज़ हो गई, वो थोड़ा ज़्यादा अफोर्ड करने लग गए चीज़ों को और उनका लाइफ स्टैंडर्ड थोड़ा बेटर होने लग गया। तो ये जो चीज़ें हैं एक्चुअली ये बनाती हैं जो एक्चुअली नीड ही थी पहले, कि तब जाकर सोसाइटीज़ बनती रही। और इनके कामयाब होने की वजह भी यही थी क्योंकि लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत थी। ज़रूरत की वजह से ये जो सोसाइटीज़ हैं ड्राइव होने लगी, ये सक्सेसफुल हुई, लोगों की ज़रूरतें पूरी हो रही थी, तो ये लोग इसमें आते गए, इसका स्कोर बढ़ता गया और ये एक बहुत ही कामयाब सोसाइटी बनी। यहाँ तक कि यही से स्टार्ट हुआ कोऑपरेटिव मूवमेंट भी किक स्टार्ट होना। क्यों? क्योंकि इनके ये कुछ इन्होंने देखा हुआ था। मैंने आपको कहा 1840 तक हंड्रेड्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनी, लेकिन उनमें से बहुत कम सर्वाइव कर पाए। इनके सामने ये था कि इनको पता थी कि बहुत कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हमसे पहले भी बन चुकी है लेकिन वो फेल हुई है। तो उन्होंने कुछ अपने असूल बना लिए थे, कुछ प्रिंसिपल्स बना लिए थे जिसके अकॉर्डिंग ही ये काम करते थे। और ऐसे इन्होंने जो फिक्स्ड प्रिंसिपल्स के ऊपर अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे कुछ प्रिंसिपल्स अप्लाई किए और कुछ असूल अप्लाई करके अपना बिजनेस चलाया और कॉन्स्टेंटली वैसे काम करते रहे, उसकी वजह से जो ये रॉचडेल्स इक्विटेबल पायनियर सोसाइटी थी ये बहुत कामयाब हो गई। और इसी को मद्देनज़र रख के, इसी से फिर आज के जो प्रिंसिपल्स बाय एंड लार्ज आज भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बेसिक प्रिंसिपल्स जो है वो रॉचडेल प्रिंसिपल्स से ही लिए गए हैं। तो आज की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी बाय एंड लार्ज ज़्यादातर इन्हीं प्रिंसिपल्स पर काम करती हैं, क्योंकि इन्हीं प्रिंसिपल्स को तोड़ मरोड़ के आगे डाला गया है, थोड़ा सा अपडेट कर दिया गया है और आज की जो सोसाइटीज़ है वो भी इस पे काम करती है। तो रॉचडेल्स इक्विटेबल पायनियर सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इन द हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स, इन द हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट। इवन कोऑपरेटिव मूवमेंट का किक स्टार्ट पॉइंट ही रॉचडेल्स इक्विटेबल पायनियर सोसाइटी है। इनफैक्ट ये ऐसी सोसाइटी थी हिस्ट्री में जिसको बोला जा सकता था, हाँ, दिस इज़ द रियल एग्जाम्पल ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो और इसमें मेंबर्स इनिशियली 1328 थे। हाँ, और एक चीज़ है इसमें, इसको कहते हैं फर्स्ट मॉडर्न कोऑपरेटिव सोसाइटी। याद रखें, मॉडर्न नाम, फर्स्ट मॉडर्न कोऑपरेटिव सोसाइटी इसको बोलते हैं। तो अब हम इस सब चीज़ों से हमें क्या समझ आया, वी हैव जस्ट डिराइव्ड कि हम समझ चुके हैं इसकी नीड क्या थी। कोऑपरेटिव मूवमेंट तो एक्चुअली इट स्टार्टेड ब्रिटेन में, क्यों, इन रेस्पॉन्स टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। मैंने आपको कहा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आते ही क्या हुआ, लोगों की जॉब्स चली गई। मान लीजिए मशीन्स जो हैं अभी 100 लेबर्स का काम कर रही हैं 2 मशीन्स, ठीक है। तो ये बंदे तो अब इसमें से 2-4 लोगों को ले लेंगे जो मशीन्स को ऑपरेट करेंगे, बाकी सब लोग तो जॉबलेस हो गए, दे लॉस्ट देयर जॉब्स। उनके पास अब पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, ठीक है।
अब जो स्किल वर्कर्स थे, अब लोग उनसे ज़्यादा लेना भी पसंद नहीं करेंगे क्योंकि उनकी चीज़ तो महंगी होगी, हाथ से बनाई हुई। तो जब मशीन वही चीज़ आपको सस्ते दामों में दे रही हैं तो आप ओबियसली फैक्ट्री से लेंगे, वर्कर से क्यों लेंगे। तो ख़त्म स्किल वालों का भी रोज़गार बहुत अफेक्ट हुआ। फिर जो जिनके पास अब जॉब्स होती थी, जिनको फैक्ट्री वगैरह में काम दिया जाता था, उनकी वर्किंग कंडीशंस बहुत बुरी थी। 14 to 16 आवर्स तक काम कराया जाता था। नथिंग अबाउट वो बीमार हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, छोटे हैं, डिवॉइड ऑफ दैट। इनफैक्ट ऑन द टॉप ऑफ दैट वुमेन एंड चिल्ड्रन वर पेड इवन मोर लेस। तो मैन को भी कुछ खासा, इतना खासा पे नहीं किया जाता था। तो यहाँ से वर्किंग कंडीशंस भी मिजरेबल थी, बहुत ज़्यादा थी। और फिर उसके बाद उसके एवज़ में वेज भी लो थे, पैसे जो उनको मजदूरी मिलती थी, दिहाड़ी मिलती थी, वो बहुत कम थी। फिर जब उनको वेज ही कम मिले, वेज कम मिलने के साथ साथ वो क्या अफोर्ड कर पाते, कुछ नहीं अफोर्ड कर पाते थे। यहाँ से महंगाई भी थी, या यहाँ से उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अफोर्ड करते मार्केट से चीज़ें, ज़रूरत की, नीड की चीज़ें, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की नीड चीज़ें हैं, वो चीज़ें भी नहीं ला पाते थे। तो अफोर्डेबिलिटी कम हुई थी। इसके रेस्पॉन्स में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आई, उन्होंने डिस्काउंटेड रेट्स पे चीज़ें देना स्टार्ट किया। दूसरी वजह ये थी, फूड अडल्ट्रेशन थी। फूड अडल्ट्रेशन देखिए, जब वैसे तो हमारे पास रिसोर्सेज, प्रोड्यूसर तो उतना ही प्रोड्यूस करेगा जितना वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, या थोड़ा सा ज़्यादा करेगा, लेकिन अनलिमिटेड भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है ना। तो ये यहाँ से रिसोर्सेज लिमिटेड थे। वहाँ से जो थी इंडस्ट्रीज़ क्या कर रही थी, वो अपना आउटपुट बढ़ाना चाहती थी किसी भी हाल में। तो अगर मान लीजिए हमारे पास टी लीव्स हैं, टी लीव्स लिमिटेड हैं, ओके, तो टी लीव्स लिमिटेड हैं। अब उसमें से टी के मान लीजिए 10 बैग्स निकल रहे हैं, तो 10 ही बैग्स निकलेंगे। अब वो चाह रहे नहीं 10 नहीं निकलने चाहिए, 20 बैग्स निकलने चाहिए। तो इतने ही टी लीव्स में कैसे 20 बैग्स निकलेंगे, वो उसमें अडल्ट्रेशन कर देते थे। वो उसमें थोड़ी सी चाय की पत्तियों के साथ कुछ और पत्तियां मिला देते थे और उसी में से 20 बैग्स बना देते थे टी के। तो इससे क्या होता था, जो क्वालिटी थी फूड की वो डिग्रेड हो गई थी फूड अडल्ट्रेशन की वजह से। तो उस क्वालिटी को भी मेंटेन करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आई। कैसे? क्योंकि वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर सोसाइटीज़ थी, वो डायरेक्टली वो किस पूल से लेती थी, प्रोड्यूसर से लेती थी। तो बीच में उनको, और दूसरी चीज़ ये इतने प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं थे, सर्विस ओरिएंटेड थे। इतना ज़्यादा प्रॉफिट की इनको होड़ नहीं थी कि 10 बैग्स की जगह 20 बैग्स बनने चाहिए। तो ये चाहते थे कि हम भी प्रॉफिट कमाएं लेकिन लोगों को भी सर्व हो जाए, ठीक है। तो इससे क्या होता था कि क्वालिटी जो थी वो भी डिग्रेड नहीं होती थी। वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से लेते थे कोऑपरेटिव्स और फिर कंज्यूमर्स को देते थे। एक तो रेट भी डिस्काउंटेड होती थी, इनको कम रेट होता था, प्रॉफिट भी मिलता था, और फूड अडल्ट्रेशन का जो ये सिस्टम था वो भी, जो क्वालिटी डिग्रेडेशन थी वो भी ख़त्म हो रही थी। उसमें क्वालिटी जो मेंटेनेंस है वो रखी जा रही थी, क्वालिटी भी मेंटेन हो रही थी। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट इन सब चीज़ों की वजह से वजूद में आई। फर्स्ट थिंग, एसोसिएशन ऑफ पीपल, म्यूचुअल हेल्प, एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे। मान लीजिए कि 5 बुक्स 5 बंदों को पढ़नी है, ठीक है, तो वो 5 बुक्स अलग अलग तरीके से खरीदेंगे। अब अगर वो पूल करेंगे, एसोसिएट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, तो वो 2 ही बुक्स लाएंगे और उन 2 बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पहले एक ग्रुप पढ़ेगा, फिर दूसरा ग्रुप पढ़ेगा, या एक ही बुक लाएंगे। तो इस तरह से टू सम अप, हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले लोग इसलिए एसोसिएट होते थे क्योंकि म्यूचुअल हेल्प होती थी, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते थे, वो एसोसिएट हो जाते थे। 1 और 11 टाइप का ये सिस्टम था, हेल्प हो जाती थी, रिसोर्सेज को पूल करते थे। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, इन रेस्पॉन्स टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कोऑपरेटिव ज़्यादा बनने लगी क्योंकि लोगों के पास पैसा कम था, काम बहुत, वैसे लोगों की जॉब्स चली गई थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। और कैपिटलिस्ट जो थे वो सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड थे, वो वर्किंग कंडीशंस ख़राब थी, और फिर पेमेंट भी बहुत कम होती थी। पेमेंट कम होती थी तो अफोर्डेबिलिटी कम हो जाती थी, ज़रूरत की चीज़ें भी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो उसको डिस्काउंटेड रेट्स पे जब उनको चीज़ें मिलने लग गई और अच्छी मिलने लग गई, रीज़नेबल रेट्स पे मिलने लग गई, तो कोऑपरेटिव्स कामयाब हुए। इसी तरह से फूड अडल्ट्रेशन होने लगी। वो लोग जो कैपिटलिस्ट थे, ज़्यादा प्रॉफिट की होड़ में अडल्ट्रेशन करने लगे, फूड्स में अलग अलग चीज़ें डालने लगे ताकि ज़्यादा क्वांटिटी बन जाए और उनको ज़्यादा प्रॉफिट्स मिले, और इस तरह से क्वालिटी ऑफ फूड भी ख़राब हो गई। तो उसको भी ओवरकम करने के लिए कोऑपरेटिव्स ने काम करा, और इसी वजह से यही नीड थी कि कोऑपरेटिव्स बने, और कोऑपरेटिव्स कामयाब भी रहे। इनफैक्ट आफ्टर 1844 ज़्यादा
कामयाब रहे और दुनिया भर में फैले। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस टुडे। बस आज के लिए इतना ही, बट प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू वांट मी टू कंटिन्यू द लेक्चर्स, और शुड आई डू वन MCQ lecture before I